So today we will start poem Father to Son. The poem is written by Elizabeth Jennings. तो यहाँ पर जो कविता है आपके सामने, ये एक फादर और सन के रिलेशनशिप पे बेस्ड है। आप सब लोग बीइंग ए बॉय और अ गर्ल वटेवर, तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई हमारे रहता है तो वो हमारी माँ रहती है। द रीज़न इज़ वॉट, कि सबसे ज़्यादा समय जो हम बिताते हैं वो अपनी माँ के साथ बिताते हैं। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, जब आप पैदा हुए हैं उसके बाद जब से आपने होश संभाला है तो सबसे ज़्यादा समय जो आपका बीतता है आपकी माँ के साथ ही बीतता है। यानी कि जब आप स्कूल आते हो सुबह उठ के, उस समय आपके लिए जो नाश्ता वगैरह तैयार किया जाता है माँ के द्वारा, सब कुछ माँ आपको सी ऑफ करती है। फिर जब आप घर पहुँचते हैं तो फिर आपको वेलकम करने के लिए कौन होता है घर पे? माँ होती है। जब आप पूरा दिन घर पे, उसके बाद छुट्टी हो या कुछ भी हो, फुल डे आप घर पे रहते हैं, तो एवरी टाइम यू आर विद योर मदर ओनली। बट एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हम सब लोग मिस करते हैं, और मेरे ख्याल से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जीवन में हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारा जीवन उनके बिना कभी सोच भी सकें हम, ऐसा नहीं। और वो फिगर है हमारे फादर। अब फादर जो है उनसे हमारा बहुत कम मेल जोल होते हैं, ज़्यादातर बच्चों की बात की जाए, क्योंकि फादर जो है वो जॉब वाले जो लोग हैं वो बेचारे सुबह 9 बजे 8 बजे 10 बजे अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से ऑफिस के लिए निकलते हैं। फिर अगर वो सुबह लेट जाते हैं तो रात को भी उनका आने का समय लेट होता है, और रात को लेट आने के बाद फिर सुबह थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद उठना, यानी कि आपके स्कूल जाने के बाद शायद वो उठते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए हर घर की अलग अलग कहानी है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो फादर हैं उनसे हमारा जो मेल जोल है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर हम देखने जाएं कि इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह तो बेटा आई थिंक कि आप लोग ही हो, कि वो एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। एक फादर जो है वो पूरा दिन घर से बाहर है और अपने बच्चों से दूर है, अपने परिवार से दूर है पूरा दिन। वो क्यों? ताकि आपका फ्यूचर बन सके, इसीलिए। तो ये जो कविता है इसमें इसी चीज़ पे प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार एक फादर जो है वो एक इतना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि आप सडनली कब बड़े हो जाते हो ये पिता को पता भी नहीं लगता है। और जब बड़े हो जाते हो तो फिर अपने ही ऑन आपकी कुछ ना कुछ थॉट्स तैयार हो जाते हैं जो कि अपने पिता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जबकि पिता जो है वो आपके जन्म लेते ही कुछ ना कुछ सोचने लगता है। आपके पैदा होते ही, मैं तो कहूँगा आपके पैदा होने से पहले ही उसके मन में कुछ अरमान जागने लगते हैं कि मेरा बेटा या बेटी, मैं उनको इस ओहदे पे, इस मकाम पर देखना चाहूँगा, मैं उसके लिए ये करूँगा वो। मतलब एक सपना होता है हर एक पैरेंट का। वैसे फादर को सपना देखा जाता है, लेकिन उसको सच करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो आपके फादर करते हैं। लेकिन उस सेक्रीफाइस में जब समय आता है उस चीज़ को पूरा करने का, उस समय तक उस बच्चे और फादर के बीच में इतने ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं। वो बच्चा सोचता है कि मेरे पिता ने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया इतना, तो ये मेरे जीवन का फैसला लेने वाले कौन होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि एक मूवी का अगर नाम मैं इसमें लूँ तो आप देखा होगा आप सबने, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी हमारे बॉलीवुड की रही है, 3 इडियट्स। उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से शर्मिन जोशी के पेरेंट्स जो हैं वो शायद, सॉरी, वो जो फोटोग्राफर था शायद, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, आर माधव राय। सो वो किस प्रकार से वो बच्चा जो है वो एक फोटोग्राफी का शौक है, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन फादर जो है उस पर थोपते हैं अपना डिसीजन कुछ और बनने का, इंजीनियर वगैरह। तो ये जो मतभेद क्रिएट होते हैं ये क्यों होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द गैप। जो गैप होता है हमारे बीच में, एक फादर और सन के बीच में, इसी कारण से होता है। तो ये गैप जो है इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ क्रिएटेड। और क्रिएट क्यों किया जाता है? फादर जो है वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों देता है? ताकि आपका फ्यूचर बन सके, जो उन्होंने सोचा है आपके लिए वो हो सके। तो मेरे ख्याल से ये लगभग हम सबके साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माँ के साथ बिताते हैं और फादर से हम काफ़ी दूर ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet I
killed. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too. Shaping from sorrow a new love, father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand. Myself, why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो ये जो कविता है इसमें जो ज़्यादातर जो हम बात करें फादर्स की खासकर, तो ये कविता जो बताया गया जिस प्रकार से यहाँ पर फादर्स, उसी प्रकार के फादर्स जो हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं। पिता जो है वो हमेशा बिजी रहता है अपने काम में, पूरा जीवन भर वो बिजी रहता है और अपने बेटे के जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, फॉर्मेटिव ईयर्स आप लोगों के, आपके ग्रोइंग ईयर्स यानी कि जब आप बड़े होते हो, स्कूल शुरू होता है और जब आपका ग्रोइंग ईयर होते हैं, जब आप कब कॉलेज में पहुंच जाते हो, वो जो समय रहता है उस ईयर्स को वो मिस करता है, क्योंकि उस समय उनके पास समय नहीं होता है आपको देने के लिए। लेकिन जब आप पैदा हुए थे, जब आप बहुत छोटे थे, तब जरूर उन्होंने कुछ समय आपको दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो तो वो जो है अपने काम में बिजी हैं, जिस कारण से वो आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाते। भले वो दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं। एक बेटा और एक बाप, a father and a son, both live in the same house, yet they are drifting away from each other. बच्चा जो है, जो सन है, उसके अंदर मेंटली और फिजिकली बहुत सारे बदलाव आए हैं इन गुजरे हुए सालों में। अब उस बच्चे की खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है, उसकी खुद की पर्सनालिटी बन चुकी है, लेकिन फादर जो है उसे बच्चा अभी भी अनजान समझता है, क्योंकि इतना समय बिताया ही नहीं है उनके साथ। तो ऑब्वियसली एक कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं है एक दूसरे के बारे में। ना ही बच्चा अपने फादर के बारे में बहुत कुछ जानता है, ना ही फादर अपने बच्चे के बारे में, अपने सन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ही नोज नथिंग अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है फादर, लेकिन फिर भी he wishes to build a relationship with him just like the one he shared when his son was a little boy. तो जब आप छोटे थे, वो बच्चा जो सन था वो छोटा था, तब किस प्रकार से इनके बीच में रिलेशनशिप था? एक दूसरे के साथ खेलना और बच्चे को गोद में उठाना, घुमाने ले जाना, यानी कि एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो दूरियां आ गई। एक दूसरे के साथ जो समय है वो न बिताने की वजह से, न बिता पाने की वजह से एक दूसरे के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। और फादर जो है वो उस गैप को भरना चाहता है, वो उसी प्रकार से अपने बच्चे के साथ फिर से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है जैसे वो बचपन में उसके साथ रहते थे। फादर जो है उसने एक सीड लगाया था, एक बीज बोया था अपनी मेहनत से, ताकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर डिज़ाइन कर सके। यानी कि फादर जो मेहनत करते हैं दैट इज़ नॉट फॉर हिमसेल्फ, वो किसके लिए रहता है? दैट इज़ फॉर द चाइल्ड ओनली। एक सीड उन्होंने लगाया था ताकि वो एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चे को दे पाए। लेकिन अब जो बच्चा है वो अपना फ्यूचर अपने पिता के हाथ में देने से मना कर देता है। यानी कि जो सपना पिता ने देखा था और जिस सपने को देखकर वो मेहनत कर रहे थे कि मैं मेरे बच्चे के लिए ये करूँगा और उसके लिए मुझे जो कुछ भी ज़रूरतें हैं मेरे बच्चे की मैं पूरी करूँगा, उसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, वो पूरा दिन घर से बाहर है। तो ये गैप जो आया है वो उसी के नतीजे से आया। और अब जब समय आया है उस सपने को पूरा करने का, तो बच्चा अपने पिता से कहता है कि मेरा फ्यूचर है वो मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा, आप मेरे फ्यूचर को काम नहीं कर सकते हो, यानी कि आप मेरे फ्यूचर को अपने मुताबिक ढाल नहीं सकते हो। तो अब दोनों हैं जो वो दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से विचारते हैं, यानी कि दोनों की सोच में काफ़ी बदलाव आ चुका है।
द फादर फील्स ही कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड हिज सन। और पिता जो है वो फील करता है कि बाप और बेटे के बीच में जो गैप है, जो कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं हो पाए, उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। और अब उनका जो बेटा है वो एक अपनी ही अलग ही दुनिया में रह रहा है, यानी कि एक्चुअल में वो एक परिवार है, दे आर टुगेदर। तो बाप और बेटा एक दूसरे का एक इनसेपरेबल पार्ट है वैसे देखा जाए, लेकिन अब वो दोनों एक ही घर में रहते हुए, एक ही दुनिया में रहते हुए दोनों अलग अलग हैं। यानी कि वो अपनी, उसके विचार अलग है बच्चे के, और फादर के विचार अलग है। और ऐसा लगता है दैट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी कि ना ही बेटा जो है वो बाप की बात समझने को तैयार है, ना ही फादर जो है वो सन की बात समझने को तैयार है। फिजिकली द सन रिसेंबल्स द फादर बट अदरवाइज दे थिंक एंड एक्ट वेरी डिफरेंटली। अब फिजिकली बात की जाए तो फादर एंड सन दे बोथ लुक सेम। एक बेटा जो रहता है, एक सन रहता है, उसके अंदर उसके फादर की झलक देखने को मिलती है। एक बेटे के अंदर उसके पिता के ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब सन जो है वो भले फादर का ही एक कंप्लीट फिगर है, लेकिन वो सेम फिगर होते हुए भी उन दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, वो सोचते अलग अलग हैं। दे थिंक डिफरेंटली एंड दे एक्ट डिफरेंटली। दोनों अलग सोचते हैं और अलग तरीके से एक्ट भी करते हैं। अब फादर का जो एक मोटिव था, एफर्ट थी अपने बच्चे को चेंज करने की, वो सब व्यर्थ हो जाती है। यानी कि फादर चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो उनके हिसाब से चले और एक अच्छा फ्यूचर उन्होंने जो सोचा है अपने बच्चे के लिए, अपने सन के लिए, वो उस तरफ आगे बढ़े। तो फादर की जो भी कोशिशें थी, जो उन्होंने बीज लगाया था, उस बीज से जो फल उगने पर वो जो खाना चाहते थे, यानी कि उनको ऐसा था कि एक अच्छा बीज मैंने लगाया है और एक अच्छा पौधा उगेगा, उससे अच्छा फ्रूट मिलेगा मुझे। लेकिन अब जो बच्चा जो है अपनी एफर्ट से उस बच्चे को फादर जो है एक फ्रूट बनाने में जो उनकी कोशिशें थी वो सब व्यर्थ चलेगी। दे ऑल आर इन वेन, सब कुछ व्यर्थ है। बेटा जो है वो एक अपनी अलग ही दुनिया चाहता है, वेयर देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ हिज फादर। अब एक्चुअल में तो घर में जब तक है, बाप जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे को समझाता है, उसके बेटरमेंट के लिए कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा गैप आ चुका है कि बेटा जो है वो पिता का इंटरफेरेंस सुनने को तैयार ही नहीं है अपने लाइफ के अंदर। दे डोंट टॉक मच, सो देयर इज अ लॉट ऑफ साइलेंस बिटवीन देम। वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसीलिए उन दोनों के बीच में ज़्यादातर सन्नाटा, शांति ही रहती है, यानी कि साइलेंस। वैसे तो एक घर में बातचीत बहुत होती रहती है पिता और पुत्र के बीच में, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में जो गैप आ गया है उससे ज़्यादातर साइलेंस ही देखने को मिलता है। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ चुका है, यानी कि जो गैप था वो काफ़ी बढ़ चुका है। द फादर फील्स दैट his son is a prodigal who has run away from the type of life he wanted for him, so he wants him to return to his way of thinking. पिता जो है वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वो, प्रोडिगल का मतलब बताया गया यहाँ पर वेस्टफुल। पिता सोचते हैं कि उनका बेटा जो है वो अपने जीवन को व्यर्थ, वेस्ट कर रहा है, और वो चाहते हैं कि वो वापस आए उसी जगह पर, उसी राह पे जो उनके पिता सोच रहे हैं। यानी कि फादर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा अपने बच्चे के लिए, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस राह से भाग रहा है, वो भागे नहीं, वो अपने जीवन को वेस्ट ना करे, जबकि वो उसी रास्ते पर वापस आए जो इनके पिता ने सोचा है, उसी रास्ते पर वो वापस आए और फिर से वो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। वो चाहते हैं, पिता चाहते हैं कि उनका बेटा जो है उनके जीवन का एक पार्ट बना रहे, ना कि उनसे दूर जाए। यानी कि इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ता जा रहा है कि वो एक दूसरे को खोते देख रहे। पिता देख रहा है कि मेरा पुत्र मेरे से खोता जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, तो पिता चाहते हैं कि उसका बेटा जो है वो उनके साथ रहे, उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे और उनसे दूर ना जाए। ही इज रेडी टू फॉरगिव हिज सन फॉर हैविंग स्ट्रेड अवे फ्रॉम व्हाट ही वांटेड हिम टू बी।
पिता जो है वो अपने बेटे को माफ़ करने को भी तैयार है। यहाँ लिखा है आई वुड फॉरगिव हिम, यानी कि वो उनको माफ़ करने को भी तैयार है बच्चे को, कि अब तक जो भी हुआ, यानी कि पिता के दिखाए हुए रास्ते से भटक कर बेटा जो है वो दूर चला गया, तो इसके लिए पिता उनको माफ़ करने को भी तैयार है। ही इज़ अनेबल टू एक्सेप्ट दैट हिज सन थिंक्स डिफरेंटली देन हिम, ही इज़ रेडी टू स्टार्ट अफ्रेश इफ हिज सन रिटर्न्स टू हिम, बट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस यंग मैन। पिता जो है वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उनका बेटा अलग सोचता है, यानी कि उनके बेटे की जो सोच है वो अलग है, उनका बेटा बड़ा हो चुका है और वो पिता से बिल्कुल अलग विचार रखता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है पिता। और वो सोचते हैं कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करने को तैयार हूँ, यानी कि अगर अभी भी मेरा बेटा मेरे पास लौट आए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और एक नई शुरुआत करेंगे, हम फिर से सब कुछ करेंगे, हम एक नई शुरुआत करेंगे सब पुरानी बातों को भूल के। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट यंग मैन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, यानी एक इंडिपेंडेंट कि वो अपने डिसीजन खुद ले, क्योंकि बेटा हम अपने बच्चों के लिए हमेशा, अपने पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए हमेशा बच्चे ही हैं, वैसे ही हम लोग, आप लोग जो हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तो दे नेवर थिंक, उनको ये चीज़ बहुत ही मतलब कम समझ आती है कि हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। भले हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनके सामने हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तो इसी प्रकार से फादर जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट यंग मैन के रूप में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। वो अभी भी उनके लिए बच्चा है जो कि उनकी उंगली पकड़ कर चलता था, लेकिन अब समय बदल चुका है, टाइम हैज़ चेंज्ड और वो बड़ा हो चुका है, लेकिन पिता के लिए वो अभी भी बच्चा है, इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। Fathers and sons all over the world must understand that they have to continue to share the same land and family. अब अंतिम पैराग्राफ, अंतिम स्टैंजा के अंदर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि पिता और पुत्र, इन दोनों को ये बात समझनी होगी, भले वो दुनिया के किसी भी पार्ट में। देखिए ये समस्या हम भारत में नहीं बात करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो फादर और सन वो इस सेम ग्लोब पे, यानी कि सेम पृथ्वी पे रहते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि वो लोग सेम लैंड, एक ही ज़मीन पे रहते हैं और एक ही फैमिली के वो हिस्से हैं। दे हैव टू लर्न टू लिव एज अ फैमिली यूनिट डिस्पाइट डिफरेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। उनको एक फैमिली यूनिट की तरह, यानी कि एक परिवार की तरह रहना सीखना होगा, ना कि अलग अलग रास्तों पर चलना। उनको ये समझना होगा कि वो सब क्या है, एक ही फैमिली है, एक ही परिवार का हिस्सा है। अपने डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुलाकर उनको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम एक परिवार का हिस्सा। इन द पोएम बोथ नो दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे आर सैड विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स। द सैडनेस एंगर्स बोथ ऑफ देम। ईच वन ऑफ देम पुट्स आउट एन empty hand longing for forgiveness and understanding, but no one is ready to make the first move. अब कविता में बताया गया अंत में कि वो दोनों ही हैं जो वो एक दूसरे को समझने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, यानी कि ना ही पिता पुत्र को समझना चाहता है, ना ही पुत्र पिता को समझना चाहता है। अब इस बात से दोनों ही दुखी हैं। देखिए घर के अंदर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो आप समझ सकते हैं, सुख तो होगा नहीं, परेशानी होगी, दुख होगा। तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझना चाहते हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों दुखी हैं इस कंडीशन से। इससे दोनों गुस्सा भी है काफ़ी, दोनों के अंदर काफ़ी आक्रोश भी है। दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हैं, दोनों ही एक दूसरे से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले कौन आगे बढ़ेगा माफी के लिए, इस बात पर सुई अटक जाती है कि पिता जो है वो भी पुत्र को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसको भी पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बेटे के अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ, और अब समय बीत चुका है तो मेरे ख्याल से मेरा बेटा जो कुछ भी करे वो ठीक है। वही चीज़ बेटा जो है वो भी पिता से इस बात में ताल्लुक़ रखता है कि भाई पिता जो सोच रहे हैं मेरे लिए सोचे। तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन है दोनों के अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा? नो वन इज रेडी टू मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि पहला कदम कौन उठाएगा?
और यहीं पर गाड़ी अटक जाती है। ना पिता पहला कदम उठाने को तैयार है, ना बेटा पहला कदम उठाने को तैयार। इसी कारण से ये जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक खाई का रूप ले लेता है। तो ये जो कविता है इसके माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं जो कि फादर जो है एक ऐसा फिगर है जो जो कुछ भी वो करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इट इज़ आर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिता, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को आज़ादी दे, ताकि बच्चे जो हैं वो इस खुले आसमान में एक ऊंची उड़ान भर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिता के लिए पुत्र जो है वो हमेशा बेटा ही रहता है, छोटा ही रहता है, भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर एक बेटे की उम्र 50 साल भी हो जाए तो भी वो अपने पिता के लिए तो बच्चा ही रहेगा। तो ऐसे में उनको भी ये समझा पाना काफ़ी मुश्किल है, और उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेटा जो है, नाउ ही इज़ एन इंडिपेंडेंट यंग मैन, अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये कविता जो थी इसके माध्यम से कवि ने हमारे सामने एक फादर और सन जो था उनके बीच में रिलेशनशिप रखा। और मेरे ख्याल से ये कविता जो है ये हर एक घर की कहानी है, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है घरों में। बट आई मस्ट से लव ए फादर, क्योंकि वो एक ऐसे फिगर हैं, एक ऐसी इस पृथ्वी पे एक ऐसी मूर्त हैं जो कि पूरा जीवन हमारे लिए ही गुजार देते हैं। तो ये थी हमारी कविता फादर टू सन। थैंक यू।